नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हमने प्रस्तावना के आधार स्तंभ लोकतंत्र और समाजवाद के बारे में देख लिया। अभी हम देखेंगे धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष भी जो प्रस्तावना हमने देखी उसी में जो सुधार किए गए थे 1976 के 42 से, उसी में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष अथवा असांप्रदायिक राज्य है, सेक्युलर। तो एक प्रश्न आपको परीक्षा में आ सकता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या इस तरह भारत असांप्रदायिक राष्ट्र है। तो क्यों, उसका कारण ये आएगा क्योंकि भारत में सभी धर्म के हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, जैन सभी धर्म के लोग रहते हैं और भारत का संविधान या सरकार किसी धर्म को लेकर नहीं चलती है या किसी धर्म का न कोई हस्तक्षेप होता है। सभी धर्म को समान दृष्टि से देखा जाता है, सर्वधर्म समभाव। इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष अथवा असांप्रदायिक राष्ट्र कहा गया है। तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार भारत धार्मिक राज्य नहीं बन सका है। धार्मिक राज्य यानी कोई एक धर्म को लेकर नहीं चलता है। सभी धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। सभी के त्यौहार भी सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत देश में जो भी सरकार है वो कोई एक धर्म को लेकर नहीं चलती। जैसे कि आप देखो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म का प्रतिनिधित्व है, तो वहाँ और धर्म के लोग हैं, हिंदू, पारसी और वगैरह, तो वो लघुमती में आते हैं। तो वहाँ पर वो लोग सेफ नहीं है क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम धर्म को लेकर सरकार चलती है, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। भारत ने कोई धर्म को अपना नहीं बनाया है, जिससे धार्मिक मामलों में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और न किसी धार्मिक प्रवृत्ति का समर्थन करता है। यानी धार्मिक मामलों में कोई भी धर्म के अनुयायी हो तो वो धर्म का प्रचार प्रसार करे, धार्मिक सभाएं भरे, तो उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती हैं और कोई धर्म का वो समर्थन भी नहीं करती है कि ये धर्म अच्छा है कि उसमें है वो है, इसका समर्थन भी नहीं करती है और उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करती है। राज्य किसी भी असांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति को धर्म के साथ नहीं जोड़ सकता है। यानी राज्य हो या पूरे देश की हम बात करें तो वो कोई एक धर्म को लेकर नहीं चलता है, कोई एक धर्म को नहीं जोड़ता है कि चलो हिंदू है तो उसका ही सब ये करो, मुस्लिम है तो नहीं, सबके साथ अन्याय न हो, समान भाव से सभी को देखा जाता है। तो एक बात मैंने आपको बताया कि भारत को धर्मनिरपेक्ष या असांप्रदायिक राष्ट्र क्यों कहा गया, तो एक चीज़ हम उसमें ये भी डाल सके कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बाद में वो धार्मिक सम्मेलन सभाएं भी कर सकते हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म के पालन की स्वतंत्रता है। हमारे देश का कोई भी नागरिक हो, उसको जो इच्छा है वो धर्म का पालन कर सकता है, उसको कोई धर्म ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाता है। जबकि आप पाकिस्तान में देखो कि हमारे कई हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म अंगीकार, हमारे हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों के साथ ज़बरदस्ती शादी करवा के उसको मुस्लिम बनाया दिया जाता है। और आप तो सब हमारे देश में देखते हो कि यहाँ हमारे देश में किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात अथवा भेदभाव नहीं कर सकता है। जो हमारी सरकार है, राज्य है सरकार है या केंद्र सरकार है, वो किसी भी धर्म के कि ये मानो कि मुस्लिम है तो उसके साथ अन्याय करो, ऐसा नहीं है। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, जो भी सरकार लाभ दे रही है, वो सभी को समान ही दे रही है। वो धर्म के देखकर किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाता है। जबकि पाकिस्तान में उल्टा है, वहाँ हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ अत्याचार होते हैं, जबकि मुस्लिम लोगों को ही वो लोग ज़्यादा सुरक्षा देते हैं। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर तथा मूलभूत अधिकारों का समान रूप से उपयोग करने की स्वतंत्रता है।
अभी आप देखो कि सरकारी कोई भी धर्म का व्यक्ति हो सरकारी नौकरी में, जिसकी जो वो नौकरी के लिए जो योग्यता है वो उसमें हो, तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो तो उसको नौकरी मिलती है। बाद में हमारे जो मूलभूत अधिकार हमने बार बार वो बताए 6 अधिकार है, उसका सभी, वो चाहे जैन धर्म का हो, पारसी हो या मुस्लिम हो, सभी का वो अपने अधिकार का उपयोग भी कर सकता है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूलभूत तत्व तथा लोकतंत्र का अनिवार्य लक्षण माना जाता है। अगर धर्म पर ध्यान दे ज़्यादा ये दिया जाता तो देश में अशांति फैल जाती। जैसे आप पाकिस्तान में देखो कि वहाँ से कितने हिंदू लोग भागकर हमारे भारत में ही आए। इसीलिए तो हमारी सरकार ने अभी जो कानून बनाया है वो नागरिकता देने वाला, तो सीए जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसी के कारण है क्योंकि वहाँ जो हमारे हिंदुओं के साथ अन्याय होता है, वहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि से नहीं देखा जाता है और धर्म, मुस्लिम धर्म के अलावा और धर्म के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसलिए सर्वधर्म समदृष्टि तथा सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले भारतीय संविधान में राज्य द्वारा किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिए जाने का उल्लेख किया गया है। तो हमारा देश, हमारा संविधान सर्वधर्म समदृष्टि, सभी धर्मों पर समान दृष्टि है, यानी सभी धर्मों के साथ कोई अन्याय न हो या किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। सर्वधर्म समभाव, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। सभी धर्म के लोग हमारे संविधान में एक बराबर ही है। इस सिद्धांत को हमारे संविधान ने स्वीकार किया है और कोई भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि ये धर्म का उपेक्षा की जाए और उसको, ये धर्म को प्रोत्साहन दिया जाए, ऐसा हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। व्यक्ति की अपनी धार्मिक मान्यता, आस्था तथा श्रद्धा रखने के साथ उसका प्रचार प्रसार करने के नागरिक अधिकार पर राज्य कोई प्रतिबंध और अवरोध नहीं लगा सकता। व्यक्ति को जो धर्म में आस्था है, जो धर्म में उसकी श्रद्धा है, जो धर्म को वो मानता है वो माने और उसकी धर्म का प्रचार प्रसार भी करे, कि प्रचार प्रसार भी कर सकता है, तो उस पर राज्य कोई प्रतिबंध या कोई अवरोध नहीं डालता है। तो ये हमारे पर जो प्रस्तावनाएं प्रस्तावना का आधार स्तंभ है धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभ हमने 3 जो है लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, वो हम पढ़ चुके। उसमें लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष में से ज़्यादा प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं। अभी हम देखेंगे संविधान के मूलभूत लक्षण। अभी जो हम संविधान की बात कर रहे थे, संविधान किसे कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, वो देखा। बाद में उसमें देखा हमने प्रस्तावना, कि संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। तो प्रस्तावना में कौन सी चीज़ें बताई गई, प्रस्तावना के आधार स्तंभ कौन से, वो भी हम पढ़ चुके। अभी संविधान की लाक्षणिकता, उसका लक्षण, उसकी विशेषता क्या है, तो वो अभी हम देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को हम जो विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और ब्यौरेवार भारत के लिखित संविधान के कुछ विशिष्ट लक्षण जो है वो अभी हम पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा जो संविधान है वो हमारे भारत का है और उसका अभ्यास हम करेंगे कि ऐसी और देशों से हमारा भारतीय संविधान किस प्रकार से अलग है, वो विशिष्टता है, वो लक्षण अभी हम देखेंगे। तो भारतीय संविधान का मूलभूत लक्षण है लिखित दस्तावेज। अभी लिखित दस्तावेज हमने पहले ही देखा था कि कोई भी देश को चलाने के लिए जो नियम बनाया जाता है उसका व्यवस्थित लिखित रूप में संग्रह, वो मौखिक नहीं है, उसको लिखा गया है और उसका संग्रह किया गया। आप को कॉपी बनाने के लिए बोला है तो अभी आप कॉपी बनाओगे, उसमें हर एक पाठ का स्वाध्याय एक्स्ट्रा प्रश्न बनाओगे और लिखोगे और लिखकर वो कॉपी संभाल कर अगर रखते हो, दूसरे साल दूसरे को देते हो तो वो संग्रह हो जाता है। तो उसी तरह हमारा दस्तावेज भी है कि एक बार बन गया, वो लिखित में है, तो अभी सालों साल उसको देखकर ही नए कानून बनाए जाते हैं। तो ब्रिटेन और इजराइल, पूरे विश्व में ब्रिटेन और इजराइल का ही जो संविधान है वो लिखित स्वरूप में नहीं है, वो उसको छोड़कर भारत सहित विश्व के सभी लोकतंत्रात्मक देशों में संविधान लिखित स्वरूप में है। कभी खाली जगह एमसीक्यूज में आए तो आपको याद रखना है, ब्रिटेन और इजराइल का जो संविधान है वो लिखित स्वरूप में
नहीं है। और भारत और दूसरे जो लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है अमेरिका जैसे, वो सबका संविधान लिखित स्वरूप में है। तो भारत की सामाजिक, भौगोलिक तथा वैविध्यपूर्ण परिस्थिति, तो हमने देखा भारत में सभी समाज के, पिछड़े हुए समाज के, प्रगति की हुए समाज के लोग रहते। भारत की भौगोलिक परिस्थिति आप देखो कि उत्तर में हिमालय पर्वत है, पूर्व से पश्चिम तीनों ओर समुद्र है। तो वो भौगोलिक परिस्थिति है, जैसे कि पहाड़े, नदियाँ, मैदानी प्रदेश है, रेगिस्तानी प्रदेश से समुद्री किनारा है, तो वो उसका भौगोलिक एरिया है। तथा वैविध्यपूर्ण परिस्थिति है, तथा पूर्व इतिहास यानी प्राचीन हमारा जो समृद्ध इतिहास है, वो सबको ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने, जो हमारी संविधान सभा थी जिसके सदस्य कितने थे आप सबको याद होंगे कि 389 ने भारत के लिए लिखित संविधान का स्वरूप निश्चित किया है। अभी हम भारतीय संविधान की विशेषता जो दूसरी है वो देखेंगे, वो है संविधान का आकार। भारतीय संविधान का जो लक्षण है, पहला हमने देखा लिखित दस्तावेज है। अभी दूसरी उसकी जो विशेषता है वो है संविधान का आकार। तो भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित है, और जो संविधान है उसके कुल 22 भाग है, और उसके अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है, आर्टिकल्स, तथा 8 परिशिष्ट है। अभी वो बढ़कर 12 हो गए हैं। तो इतना ये हमारा संविधान इतना बड़ा है। और इस संविधान में केंद्र तथा राज्यों की शासन व्यवस्था, संविधान में क्या बताया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस प्रकार शासन करते हैं, तथा इन दोनों के आंतरिक संबंध यानी केंद्र सरकार और केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ये दोनों के बीच के संबंध। बाद में लोगों के मूलभूत अधिकार, जो 6 अधिकार मैंने पहले आपको बताए वो। बाद में कर्तव्य, कर्तव्य का भी मैंने बोला था कि हर एक किताब का फर्स्ट पेज है, उसमें हमारे कर्तव्य बताए हैं, तो वो आप पढ़ना, तो वो हमारे कर्तव्य। बाद में राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, न्यायपालिका, वो भी हमने देखा कि जो तालुका, जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर जो उच्च न्यायालय है वो सब। बाद में चुनाव आयोग जो चुनाव प्रक्रिया करती है। बाद में स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं यानी ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका वगैरह। अल्पसंख्यक वर्ग यानी अल्पसंख्यक वर्ग, भारत में हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा है तो उनकी बहुमति है। और जैसे कि मुस्लिम, पारसी, जैन, ईसाई, वो धर्म के लोग कम है तो वो अल्पसंख्यक वर्ग में आएंगे। पिछड़े वर्ग यानी जो गरीब वर्ग का, जो समाज में कई गरीब वर्ग के लोग हैं वो। तथा समाज के वंचित समूह, वंचित समूह यानी जो हमारे गांव में जिसको हम छूते नहीं हो, जो सफाई कामदार वगैरह है, वो वंचित लोग हैं। बाद में आदिवासी है, वैसे लोग। तो ऐसे लोगों के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था है। अल्पसंख्यक यानी जो मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, पिछड़े वर्ग में लेंगे, समाज के जो पिछड़े वर्ग में जो आदिवासी है, निचली कौम में जो सफाई कामदार वगैरह, तो ऐसे लोगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके कारण हमारा संविधान विश्व के दूसरे संविधानों की अपेक्षा विशाल और विस्तृत तथा ब्यौरेवार है। तो हमारे संविधान का आकार हमने देखा कि 395 अनुच्छेद है, 12 परिशिष्ट है, और उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शासन व्यवस्था, हमारे अधिकार, कर्तव्य, न्यायपालिका, चुनाव आयोग है, अल्पसंख्यक, वो सभी को ध्यान में रखकर उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो इसीलिए कह सकते कि हमारा जो संविधान है वो विस्तृत है।